सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ एंटरटेनमेंट पे तो आधारित नहीं है, एक शिकायत पे आधारित है। और जाहिर सी बात है कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो मैं ये शिकायत या अपने दिल की बात भी आपसे करूँगा। मन की बात तो पीएम साहब करते हैं, तो मैं इस देश का एक छोटा सा नागरिक होने के नाते अपने मन की बात तो ना सही दिल की बात आप लोगों से कर सकता हूं, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। किसी भी देश में रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स, ये जो कार्यक्रम होता है, ये जो लोगों को दिए जाते हैं अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स या जो ऑनर किए जाते हैं, ये क्या है? दरअसल उन लोगों का, उनकी खिदमतों का, उनके कंट्रीब्यूशन का एक एतराफ़ होता है कि किसी न किसी फील्ड में वो लोग जो बहुत बेहतर अपनी प्रदर्शन करते हैं, अपना वो कामकाज दिखाते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस हवाले से उस देश की सरकार उसे अवार्ड देती है, ऑनर करती है। यूँ तो अपने देश में रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स की भरमार है, लेकिन वो अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स जो सरकार की जानिब से दिए जाएं, उनकी अपनी एक कीमत होती है, उनका अपना एक मकाम होता है, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। हमारे देश में भी जो कम से कम 2 कैटेगरी के अवार्ड्स हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं। एक तो पद्मा अवार्ड्स, दूसरे भारत रत्न। इसके अलावा फिल्म वालों के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज मैं बात करूँगा पद्मा अवार्ड्स की। पद्मा अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1954 में, और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पद्मा अवार्ड्स की 3 लेवल थे इसके। पद्मश्री सबसे लोअर लेवल, उसके ऊपर पद्म भूषण, और उसके ऊपर जो था वो पद्म विभूषण। इस कैटेगरी में 3 अवार्ड थे। 1954 से ये सिलसिला शुरू हुआ। बीच में 2-1 साल कुछ टेक्निकल अड़चनों के कारण इस अवार्ड को नहीं भी दिया गया, लेकिन फिर वो सिलसिला अब तक चल रहा है। और पद्मा अवार्ड जो होते हैं, ये हर क्षेत्र में जो लोग होते हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, बहुत ज़्यादा देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको दिया जाता है। ये उनकी खिदमत का एतराफ़ होता है। और वाकई में हम जब कुछ भला करते हैं, अच्छा करते हैं, और फिर हमें किसी अवार्ड से नवाजा जाए, तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि शायद अब तक जो मैंने किया अच्छा ही किया। तो यही कहानी पद्म अवार्ड्स की भी है। ऐसे बहुत सारे भाग्यशाली हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। कुछ ऐसे हैं कि जो पद्म भूषण जिन्हें मिला, और कुछ ऐसे हैं, बल्कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कि जिन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया, जो कि पद्मा अवार्ड का सबसे निचला स्तर है। ये अवार्ड भी इसीलिए दिया जाता है, जैसे यूँ समझ लीजिए कि गुड, बेटर और बेस्ट। तो इस तरह से जैसे एक स्कूल में एग्ज़ाम में अगर जो अच्छा करता है उसे गुड देते हैं, जो उससे अच्छा करता है उसे बेटर देते हैं, जो उससे भी अच्छा करता है उससे बेस्ट देते हैं। तो पद्मा अवार्ड का भी यही हाल है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हमारे देश में हर क्षेत्र के लोगों को पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया, और फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब इन अवार्ड्स में थोड़ी सी नाइंसाफ़ी नज़र आती है। ये नज़र में आता है कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग काबिल हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो सिर्फ या तो पद्मश्री दिया गया, या फिर उनकी खिदमत का एतराफ़ ही नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो अवार्ड होते हैं, सरकार की जानिब से किसी भी व्यक्ति के उस फील्ड में अच्छे काम करने का एक एतराफ़ होता है, और उस एतराफ़ के हवाले से ये अवार्ड दिया जाता है। 1967 में रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, लेकिन उसके बाद रफ़ी साहब के हिस्से में कोई भी अवार्ड नहीं आया। हालांकि रफ़ी साहब के जाने के बाद चीखते 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 लोगों की आवाज़ रुंध गई कि वो भारत रत्न हैं, उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाए। और सरकार थी कि वो कान में तेल डालकर उस पर रुई लगाकर सोई रही। 24 दिसंबर 2024 को रफ़ी साहब के 100 साल सालगिरह के भी पूरे हो गए। इस साल भी लोगों को उम्मीद थी कि मुमकिन है कि इस साल रफ़ी साहब को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। वो वक्त भी गुजर गया। चलिए, वक्त ने साबित किया कि ये जो सिविलियन अवार्ड्स थे, जो सिविलियन लोगों के लिए था, अब इसके ऊपर
पॉलिटिकल रंग बहुत ज़्यादा हावी हो गया। इस बार के भारत रत्न ने तो ये साबित कर दिया। लेकिन मैं बात करूंगा आज पद्म अवार्ड की। पद्म अवार्ड में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हमारे सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे चेहरे आते हैं कि जिनकी कारकर्दगी को देखने के बाद, जिनके काम के वर्क स्पैन को देखने के बाद ये ख्याल पैदा होता है कि इन्हें जो अवार्ड से नवाजा गया पद्मश्री के, क्या ये इसके अहल हैं भी, या किसी इन्फ्लुएंस में आके या किसी दूसरे तरीके से उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया या उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब देखिए ना, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो का मकसद भी यही है। एक खबर मिली कि आज के सिंगर, पॉपुलर सिंगर, काफ़ी नाम पैदा कर रहे हैं, अरिजीत सिंह, इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। बड़ी खुशी की बात है और अरिजीत जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इतनी जल्दी इंडस्ट्री में आते ही आपको पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। वाकई आप कांग्रेचुलेशन के पात्र हैं। तो न सिर्फ ये कि मेरी, बल्कि मेरी जानिब से बहुत सारे लोगों की, जो भी संगीत प्रेमी हैं, आपको इस बात की तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपकी सलाहियतों का जिस तरह से एतराफ़ किया गया, हमें बताया गया कि आपकी सलाहियतें दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। किशोर कुमार जी या मुकेश जी या अलका याग्निक जी या श्रेया घोषाल जी, इनके मुकाबले में आपका कंट्रीब्यूशन और आपकी जो मकबूलियत है या जो आपका काम है वो कहीं ज़्यादा है, इसलिए आपको शायद ये अवार्ड दिया गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस बात के अधिकारी हैं, जिनके हाथों में ये इख्तियार है कि जो पद्म अवार्ड का फैसला करते हैं, क्या इनकी निगाहें इतनी कमज़ोर हैं कि ये देख नहीं पाते कि ये जो अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड हो या भारत रत्न हो, ये किन लोगों को दिया जाना चाहिए? मैं ऐसे बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूं कि जहां पे वाकई आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इन लोगों को जिस तरह के अवार्ड से नवाजा गया है भारत सरकार की तरफ से, क्या इनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए वैसा है, या जिस फील्ड में ये हैं उस फील्ड में वैसा है? हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन सवाल तो बहरहाल जहन में उठता है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फैक्टर्स सामने आते हैं वो तो यही साबित करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो हो रही है, वरना क्या वजह है? आप सोच कर देखें। ठीक है, आज हमारे दरमियान किशोर कुमार जी नहीं हैं, आज हमारे दरमियान मुकेश जी नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पे हमारे उदित नारायण जी को पद्मश्री और फिर पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया, क्या किशोर कुमार जी इस काबिल नहीं थे कि उनकी ज़िंदगी में ही सही उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा जाता? या मुकेश जी की पॉपुलैरिटी कहीं पे कम थी या उनका कंट्रीब्यूशन कहीं पे कम था, इसलिए उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नहीं नवाजा गया? जबकि उनके मुकाबले में अगर हम देखें थोड़ा सा आगे बढ़कर, तो हम कुछ ऐसी एक्ट्रेसों को देखते हैं कि जिन्होंने सेमी न्यूडिटी का प्रचार किया, उन्हें पद्मश्री दिया गया। कैसी पॉलिसी है ये? कैसा फैसला है ये? बहरकैफ मुझे तकलीफ़ है, मुझे अफसोस है, और तकलीफ़ इस बात पे नहीं है कि अरिजीत सिंह को ये पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। तकलीफ़ इस बात की है कि वो लोग जो काबिल लोग हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक वक्त गुजारा है, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत काम किया है, जिन्होंने अपने काम के ज़रिए लोगों को बरमाया है, वो लोग इस अवार्ड से महरूम है। हालांकि सब देखिए, किसी अवार्ड से होता कुछ भी नहीं है। पद्मश्री का अवार्ड क्या है कि जस्ट एक फ्रेम है और उससे ले जाके अपने ड्राइंग रूम में आप लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी कि भाई मुझे पद्मश्री मिला। इससे कुछ ज़ाती फ़ायदा आपका नहीं होने वाला, लेकिन एक दिल की तस्कीन होती है कि हाँ, मुझे इस लायक समझा गया या सरकार ने मेरे काम का एतराफ़ किया। बस इतनी सी बात है। और अफसोस की बात है कि हमारी सरकार इतना सभी अपने फ़नकारों को मकाम देने में असमर्थ साबित हो रही है। अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ लोग बड़े खुश हुए इस बात पे कि पीएम साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़ी खुशी की बात है। मैं तो समझता हूं कि यह महज एक आई वॉश है। इसलिए आई वॉश है कि भारत रत्न देने का
या इस तरह के जो पद्म अवार्ड्स है, इसे देने का इख्तियार, मुकम्मल इख्तियार ये पीएम के हाथों में होता है। जो भी उस वक्त का पीएम हो, ये उसके अख्तियार में होता है और वहाँ से वो चीज़ हेड की जाती है होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को, जो इस प्रपोजल को लेकर राष्ट्रपति से अप्रूव करवाते हैं। तो जहाँ पे ये सिर्फ चंद लोगों के दरमियान की बात है जो इस बात के मुख्तार होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती हैं? उनके जहनों में ये नाम क्यों नहीं आते हैं? वो नाम जो हकदार हैं, ये नाम क्यों नहीं आते हैं? ऐसा लगता है कि शायद इस बार जो भारत रत्न में देखने में आया कि ये एक जो बहुत ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, ये भी रफ्ता रफ्ता जैसे एक पॉलिटिकल दबाव में आता जा रहा है। वरना क्या वजह है? मैं एक सवाल, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ, और चूंकि मैं रफ़ी साहब की ही बातें करता हूँ तो मैं किसी और के एग्जाम्पल में न जाते हुए सिर्फ रफ़ी साहब की बात करूँगा कि मुझे ये बताइए कि जो भी भारत रत्न देने का क्राइटेरिया है हमारे देश का, ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी बात है कि जहाँ पे रफ़ी साहब ने खुद को साबित नहीं किया? उनका कौन सा, उनके कंट्रीब्यूशन को आप देखें कि कहाँ पे रफ़ी साहब चूक रहे थे कि जब उन्हें अवार्ड ना देते हुए भारत रत्न का भूपेन हजारिका जी को दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर जी को दिया जाता है। बस मेरा सवाल ये है कि क्या सचिन तेंदुलकर जी का कंट्रीब्यूशन देश के हवाले से, देश के मामले में रफ़ी साहब से ज़्यादा है, या भूपेन हजारिका जी का कंट्रीब्यूशन देश के लिए रफ़ी साहब से ज़्यादा है? तो इस तरह के कई एग्जाम्पल और भी हैं। मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि खुद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि शायद मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, लेकिन नहीं। ले जाने क्या वजह है कि आज तक रफ़ी साहब को भारत रत्न से वंचित रखा गया। और उतना ही नहीं, पद्म अवार्ड्स की बात आती है तो फिर इसमें पोस्टमसली की बात आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या बातें आ जाएंगी, जिससे आप एक तावील कह सकते हैं। अगर हम किसी की इज़्ज़त अफजाई करना चाहें, किसी को देना चाहें, तो हम तो कोई एक स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड भी हम इसलिए बना सकते हैं कि वो हमारे हाथों में है, मीन्स नॉट मी, पीएम साहब के हाथों में, कैबिनेट मिनिस्ट्री के हाथों में है, होम सेक्रेटरी के हाथों में है। तो वो शख्सियत जो हमारे देश में एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं, कम से कम उन्हें तो सम्मानित करने के लिए हमारे पास गुंजाइशें मौजूद हैं, लेकिन हम क्यों नहीं चाहते ऐसा? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो इस बात के मुख्तार हैं। बहरकैफ ये जो वीडियो है बस यही कहने के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हुई। फिर से कह रहा हूँ कि तकलीफ़ इस बात की नहीं हुई कि इस साल अरिजीत सिंह को पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। तकलीफ़ इस बात की है कि अलका याग्निक जी को, जो कि उनसे बहुत सीनियर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका काम अरिजीत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, उन्हें बुला दिया गया। श्रेया घोषाल जी, जिन्होंने तवील अरसा गुजारा और अपनी एग्जिस्टेंस को उन्होंने इंडस्ट्री में हर तरह से साबित किया, उनका भी कहीं पता नहीं। हम सुनिधि चौहान की बात करें तो सुनिधि चौहान भी एक ऐसी हस्ती है कि इन कंपैरिजन टू अरिजीत सिंह वो भी, उनका काम बहुत ज़्यादा है, एक डिफरेंट एंगल का काम है। उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई, लोगों में अपनी मकबूलियत बनाई, वो भी कहीं नज़र नहीं आती हैं। ये तो सिर्फ आर्ट के फील्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे न जाने और कितने फील्ड में कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके हक़ की हक़ तलफ़ी की गई है। मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनके हाथों में ये अख्तियार है इन अवार्ड्स को देने का, कि अगली बार से थोड़ा सा आंखें खोलकर दूर तक देखने की कोशिश करें। आपको कुछ ऐसे भी चेहरे नज़र आएंगे, कुछ ऐसे भी फ़नकार नज़र आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जो आपके चुने हुए लोगों से ज़्यादा एलिजिबल होंगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, उम्मीद है कि ये बिल्कुल खुश्क सा वीडियो, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।